कि जमीन से 480 फीट ऊंचे 4500 साल पुराने इस पिरामिड के अंदर ऐसा क्या था जिसको सिर्फ देखने के लिए रिसर्चर्स ने एक रोबोट और एक कैमरा पिरामिड के अंदर भेजा। एक जगह पर आकर रोबोटिक कैमरा रुक गया क्योंकि अब उसके सामने पत्थर का एक स्लैब था। रिसर्चर्स का मानना था कि इस स्लैब के पीछे जरूर कोई ऐसा रहस्य छुपा है जो पिछले 4500 सालों से दफन है। यह रहस्य उन्हें हर कीमत पर जानना था। इसलिए उन्होंने रोबोट के आगे एक ड्रिल मशीन लगाई जिसने उस पत्थर के स्लैब में छेद कर दिया। अब इस छेद के अंदर एक कैमरा भेजा गया जिसने स्लैब के उस पार एक ऐसा दृश्य देखा जो पिछले 4500 सालों से किसी ने भी नहीं देखा था। वाइड टीवी वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। मिस्र यानी इजिप्ट में कुल 138 ऊंचे पिरामिड मौजूद हैं जिन्होंने पिछले हजारों सालों से दर्जनों भूकंप और कई खतरनाक तूफानों का सामना किया, लेकिन मजाल है कि इनमें से कोई एक भी जरा सा भी हिला हो। इनमें से सबसे ऊंचा और बड़ा पिरामिड द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा कहलाता है। इस पिरामिड की नींव का क्षेत्रफल 13 एकड़ है। यानी इस पिरामिड के अंदर हैरतअंगेज तौर पर 2 नहीं बल्कि पूरी 9 फुटबॉल फील्ड्स समा सकती हैं। अनुमान के अनुसार इस पिरामिड में कुल 23 लाख बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल हुआ, जिनमें से कई पत्थरों का वजन 50 टन तक था। मगर इसका कुल वजन का अंदाजा लगाया जाए तो इस पिरामिड का वजन 60 लाख टन है, जो 12 बुर्ज खलीफा के वजन के बराबर है। लेकिन इतने ऊंचे और आलीशान पिरामिड बनाने का आखिर मकसद क्या था? हजारों साल पहले जब इंसान के पास कोई आधुनिक औजार भी मौजूद नहीं थे, तब इन पिरामिड की दीवारों को कैसे इंच बाय इंच लेवल किया गया? कैसे 50 टन वजनी पत्थरों को स्क्वायर शेप में काटकर बिना किसी कनेक्टर के 480 फीट ऊंचाई तक पहुंचाया गया? और इन्हें बनाने में ऐसे कौन से इंजीनियर्स का हाथ था जिन्होंने इन पिरामिड्स को भूकंपरोधी बनाने के साथ साथ इनकी तमाम साइड्स को एकदम सटीक 51.5 डिग्री के एंगल पर सेट किया? यह सब आप जान सकेंगे आज की इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। चैलेंज नंबर 1। कई सदियों से विभिन्न रिसर्च टीमें इस पिरामिड की कंस्ट्रक्शन तकनीक जानने के लिए सिर जोड़कर बैठी थीं कि आखिर इस पिरामिड की हर साइड बिल्कुल नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट पर बिना कंपास के कैसे सेट की गई होंगी। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि उस समय के आर्किटेक्ट्स ने सबसे पहले ऐसी जमीन तलाश की होगी जो लाखों टन वजनी पत्थरों का बोझ सह सके। उसके बाद पोलर स्टार यानी वो सितारे जिनकी मदद से पृथ्वी के ध्रुवों का पता चलता है, उनकी सहायता से पिरामिड की हर साइड को मार्क किया गया। न कोई कंपास, न कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, सिर्फ इस बेसिक तकनीक से हजारों साल पहले इस पिरामिड की डायरेक्शन सेट की गई, और वो भी पूरी सटीकता के साथ। चैलेंज नंबर 2। अगला चैलेंज था जमीन को लेवल करने का। जिस 13 एकड़ की जमीन पर इस पिरामिड को बनना था, उसका लेवल थोड़ा भी गड़बड़ होता तो 23 लाख पत्थरों से बना यह विशाल ढांचा कभी खड़ा ही नहीं हो सकता था। उस समय के इंजीनियरों के पास न तो लेजर लेवलर था और न ही बुलडोजर। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कंस्ट्रक्शन साइट की चारों तरफ दीवार खड़ी करके उसमें पानी भरा गया होगा। फिर एक साइड के पानी के स्तर से दूसरी साइड के पानी के स्तर को मैच किया गया होगा। जो जमीन का हिस्सा पानी के स्तर से मेल नहीं खा रहा होगा, उसे छेनी और हथौड़ों की मदद से काटकर लेवल किया गया होगा। कई एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि उन्होंने एक सिंपल टूल का इस्तेमाल किया, जिसकी दोनों साइड पर लकड़ी और बीच में एक रस्सी से पत्थर बंधा होता है। अगर वह पत्थर जमीन को छू जाए और उसकी रस्सी सीध में हो तो इसका मतलब जमीन एकदम समतल है। चैलेंज नंबर 3। अब जब पिरामिड के डायरेक्शन सेट हो चुके थे, मार्किंग हो गई थी और जमीन लेवल भी हो चुकी थी, अब बारी थी कंस्ट्रक्शन शुरू करने की,
जिसके लिए लाखों टन वजनी बड़े बड़े पत्थर चाहिए थे। लेकिन उन्हें काटने के लिए उस समय न तो ग्राइंडर थे न ही चेनसॉ। फिर भी उन्होंने 50 टन वजनी पत्थर काटे और उन्हें स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप भी दिया। पर यह हुआ कैसे? जी हाँ, एक विशेष पौधे की मदद से। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पिरामिड की कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाले औजार केवल कॉपर, तांबा से नहीं बनाए गए थे, क्योंकि उन्हें भी यह पता था कि कॉपर नरम होता है और पत्थर नहीं काट सकता। इसलिए उसमें एक रासायनिक तत्व और भी मिलाया गया था। कॉपर और उस केमिकल से बनाई गई छेनी लकड़ी के हथौड़ों से पत्थरों पर मारी जाती थी और कई घंटों की मेहनत के बाद पत्थर आकार में लाए जाते थे। चैलेंज नंबर 4। अब जो खास किस्म का पत्थर इस्तेमाल हुआ, जिसे आज लाइमस्टोन कहा जाता है, उसकी कटाई पिरामिड की साइट से 250 किलोमीटर दूर टूरा नाम के शहर में हो रही थी। अब समस्या यह थी कि इन 50 टन यानी 50,000 किलोग्राम वजनी पत्थरों को पिरामिड तक कैसे पहुंचाया जाए। यह वजन 3 पैसेंजर बसों के बराबर था। ऐसे लाखों पत्थर सिर्फ एक पिरामिड के लिए लाए जाने थे। उस जमाने में न कोई जानवर इतना वजन खींच सकता था और न ही कोई वाहन था। लेकिन इस समस्या का हल भी निकाला गया। टूरा और गीजा के बीच मौजूद नदी का फायदा उठाया गया और बड़ी बड़ी नौकाओं पर ये पत्थर लादकर पिरामिड साइट तक लाए गए। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन शिप्स में इतने भारी पत्थरों को लोड और अनलोड करने में कम से कम 500 मजदूरों की टीम लगी होगी। चैलेंज नंबर 5। अब तक एक्सपर्ट्स को काफी सवालों के जवाब मिल चुके थे, लेकिन एक बात अब भी उन्हें परेशान कर रही थी। जब लाइमस्टोन कट गए, ट्रांसपोर्ट भी हो गए और निर्माण भी शुरू हो गया, तो पत्थर 480 फीट की ऊंचाई तक आखिर पहुंचाए कैसे गए? कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि कंस्ट्रक्शन से पहले ही यह प्लान तैयार कर लिया गया था कि या तो स्पाइरल ट्रैक बनाकर पत्थरों को ऊपर ले जाया जाएगा या फिर जिगजैग रास्ते से। पर यह तय है कि 50,000 किलो वजनी पत्थरों को ऊपर खींचने में मजदूरों की बड़ी फौज लगी होगी। चैलेंज नंबर 6। बात सिर्फ लाइमस्टोन काटने और उन्हें ढोने की ही नहीं थी। इस पिरामिड के अंदर कई कंपार्टमेंट, रास्ते और सुरंगें भी बनाई गई थीं। बाकी सब तो ठीक था, लेकिन एक चीज ने एक्सपर्ट्स को चौंका दिया। पिरामिड के अंदर जिन पत्थरों का इस्तेमाल हुआ, वे लाइमस्टोन नहीं बल्कि ग्रेनाइट थे। ग्रेनाइट, जो डायमंड के बाद सबसे सख्त पत्थर माना जाता है। आज के दौर में भी ग्रेनाइट को सिर्फ हाई पावर ग्राइंडर्स से ही काटा जा सकता है। तो 4500 साल पहले मिस्रवासियों ने इतने ठोस पत्थर को कैसे काटा? आखिरकार कई सालों की रिसर्च के बाद इसका जवाब भी मिल गया। उन्होंने ग्रेनाइट को एक ऐसे आरे से काटा था जिसके दांत ही नहीं थे। जी हाँ, बिना दांत वाले इस आरे के दोनों साइड वजन डाला जाता था और बीच में रेत डाली जाती थी। इस तरीके से एक पत्थर को काटने में 4 महीने लग जाते थे। तो आखिरकार सवाल ये है कि पिरामिड बनाने का मकसद क्या था? इन्हें बनाने में कितने मजदूर एक साथ लगे थे? और रोबोटिक कैमरा ने पिरामिड के अंदर स्लैब के उस पार आखिर क्या देखा जो पिछले 4500 सालों से किसी ने नहीं देखा था? ये सब और भी बहुत कुछ जानिए इस वीडियो के पार्ट 2 में। आप लोगों के प्यार, कमेंट और लाइक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली शानदार कड़ी में।